हेलो फ्रेंड्स, एक्मे कॉमर्स क्लास आज वापस आपके लिए एचएससी बोर्ड का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट। हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6 का। आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आने के चांसेस है वो है हमारा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन, राइट। अगेन बता रही हूँ, दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा बोर्ड एग्जाम में रहता है 8 मार्क्स के लिए। दिस इज फॉर योर 8 मार्क्स के लिए आता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सप्लाई। नाउ व्हाट इज सप्लाई? कौन सप्लाई करता है? तो सेलर सप्लाई करता है, राइट। जब हम डिमांड करते हैं तो डिमांड वी थिंक फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम आप या मैं कोई भी होता है तो व्हाट वी थिंक कि वी ऑलवेज वांट द प्राइस टू बी लेस एंड वी विल डिमांड मोर। कम प्राइस में हमें ज्यादा डिमांड करते हैं, राइट। बट जब ये लेसन हम 4 करेंगे हम, तो हमें याद रखना है कि अभी हम बन गए हैं सप्लायर। तो अवर रोल हैज बिकम नाउ ऑफ सप्लायर। तो एज अ सप्लायर हमें पूरा आंसर को सोचना है और वैसे ही याद रखना है। सो व्हाट इज इंट्रोडक्शन? सेम वे जैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द आल्फ्रेड मार्शल, वैसे ही हमारा लॉ ऑफ सप्लाई वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द आल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890, right, where he has showed the relation between supply and the price, right। ये आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स होते हैं? 1 मार्क इज देयर। 1 मार्क इज अलॉटेड फॉर योर इंट्रोडक्शन पार्ट इन योर बोर्ड एग्जाम। आपका जो आंसर के जो मार्किंग स्कीम है वो बाइफरकेट हो जाती है। व्हेन यू हैव गॉट अ 8 मार्क्स आंसर, तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन के लिए 1 मार्क मिलेगा। तो क्या लिखना है कि अल्फ्रेड मार्शल, राइट, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड द लॉ ऑफ सप्लाई इन हिज बुक कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। चाहिए तो मैं लिख के दे दूं, बुक का नाम क्या है? बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स in the year 1890, right? जहां पर he has explained the relation between supply and the price. Next is statement of law. Now what is the law says? Law says other things being constant, higher the price of commodity, more quantity is supplied. So what is the law says? Higher the price of commodity is higher, supply of the commodity will be also high, and lower the price of commodity. अगर price is lower, the less quantity will be supplied by the seller, right? आपको वो स्टेटमेंट लिखने के बाद you can draw this square. So what is the explanation? Other things being constant. Now what other things being constant? मतलब जो cost of production है that should be remain constant. Then your technology should remain constant, or else आपका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट, या बता दो गुड्स ऑफ अदर गुड्स के जो प्राइस है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। मतलब हमारी जो इकोनॉमी में जो भी फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो सब कांस्टेंट होने चाहिए, तब जाके द लॉ कैन बी अप्लाइड। वेयर हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, the large more goods will be supplied by the seller, and lower the price of commodity, the lower will be supplied by the seller. रीजन क्या है कि भाई जब प्राइस ज्यादा होता है तो सेलर को क्या चाहिए? भाई ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो ऑब्वियसली हाई प्राइस पे वो ज्यादा सप्लाई करेगा, और जैसे ही मार्केट में प्राइस कम हो गया तो उसका सप्लाई भी वो कम कर देगा, बिकॉज ही विल गेट लेस प्रॉफिट। सो द सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वी हैव टू से कि देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशन। क्या है यहाँ पर? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड quantity supplied, which can be shown by symbolically. Supply of X commodity is function of price of X commodity. कोई भी commodity ले लो, right? If just like say mangoes, if the mangoes का price have rise to the say 500 rupees a kg, so what the seller will do? He is going to supply more because he will get the more profit. So symbolically, what we can do, SX मतलब supply of X commodity, F meaning function and PX meaning price of X commodity. आप ये तीनों पार्ट लिखोगे तो you are going to get 2 marks for this. इसके लिए कितने मार्क्स अलॉट होते हैं? 2 मार्क्स। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है, purely other things remaining constant, higher the price of commodity, more quantity is supplied, and lower the price of commodity, less quantity is supplied. In other words, वो आपका रहेगा एक्सप्लेनेशन जो आप सिंपल वर्ड्स में लिखोगे कि whenever the price of the commodity are rising, what the supplier is going to supply more quantity, and when the price of commodity is falling, supplier is going to supply less quantity.
और फिर आप सिंबॉलिकली बता दोगे। नेक्स्ट, योर लॉ ऑफ सप्लाई शुड बी सपोर्टेड बाय शेड्यूल एंड ग्राफ। राइट, आप शेड्यूल बनाओगे, एक इमेजनरी हाइपोथिकेटेड बोलते हैं ना, इस इमेजनरी शेड्यूल आप बनाओगे या टेबल बोलो उसे, एंड दैट विल सपोर्ट योर लॉ। आपको लॉ आपने जो बताया उसको सपोर्ट करने के लिए आपको एक इमेजनरी सप्लाई का शेड्यूल बनाना है। लाइक से फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹10, तो हाउ मच द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल बी से 100 kg. Now suppose the price of the commodity is ₹20, तो what will be the supply? 200 kg. अगर आपके सब प्राइस 30 रुपीज है तो supplier is going to supply 300 kg. With the 40 and 50 rupees, this supply will rise, that is 400 and 500 kg. Showing a what? Direct relation between the price and quantity supplied. आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना है, शेड्यूल के बाद उसका एक्सप्लेनेशन आना कंपलसरी है। इफ यू राइट ओनली शेड्यूल तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट, बिकॉज द एक्सप्लेनेशन बिना शेड्यूल इज इनकम्प्लीट, तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना कंपल्शन है। Now same schedule will be utilized to draw your supply graph. Now what is the supply graph? Here you are going to show your x axis, यहाँ पर आपको लिखना है y axis, यहाँ पर लिखोगे प्राइस और यहाँ पर लिखोगे क्वांटिटी सप्लाइड, राइट, ये भी लिखना मस्ट है। अगर यही नहीं लिखोगे तो यहाँ पर वापस आपका जो ग्राफ है वो इनकम्प्लीट कहा जाएगा, एंड दैट डजंट हैव एनी मीनिंग ऑफ दैट ग्राफ। नाउ सी द प्राइस, प्राइस हमें 10 to 50 तक चाहिए, तो आप सिंपल से आप 10 to 20 का आप यहाँ प्राइस दिखा दो, राइट, वेरी सिंपल वे इट इज देयर। और यहाँ पर आपके सप्लाई कितना है? इट इज 100, राइट, तो आप सप्लाई क्या करोगे? यू आर गोइंग टू शो एज 100, तो यहाँ पर 100 200 kg दिखाना है, क्वांटिटी सप्लाइड इन kg लिख दो, 300 है, 400 है, राइट, एंड दिस इज योर 500। नाउ इट इज अ सिंपल ग्राफ है, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। 10 रुपीज प्राइस है तो आपको 100 पे दिखाना है, 10 पे आपने जस्ट एक डॉट कर लिया, 10 का देखो इस तरह से आपका ग्राफ आ जाएगा। 20 पे आपको 200 करना है, जस्ट एक डॉट कर दिया। 30 पे 300 करना है। आप जब आप आपके बोर्ड्स के पेपर में करोगे तो आपके पास स्केल है, पेपर है, तो यू कैन ड्रॉ वेरी नीटली एंड प्रॉपरली। 40 है तो आपको 40 मतलब 400 kg दिखाना, और 50 पे आप दिखाओगे 500 kg, राइट। नाउ इफ यू ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट तो आपको क्या मिल जाएगा? सप्लाई मिल जाएगा, सप्लाई का कर्व मिल जाएगा, विच इज मूविंग अपवर्ड साइड, शोइंग अ positive relationship between price and quantity supplied and showing a direct relationship. तो आपको क्या लिखना है? ग्राफ का एक्सप्लेनेशन, x axis measure the quantity supplied in kg, y axis measure the price in the rupees, and when all the points are plotted, you are going to get a SS is a supply curve which move upward from left to right, showing a positive relationship and showing a positive slope and showing a direct relationship between quantity supplied and the price. ये आपका ग्राफ का एक्सप्लेनेशन रहेगा, राइट। इतना आपने कर लिया। अगेन इसके लिए आपको मिलेंगे कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। अगेन दिस सप्लाई एंड शेड्यूल विल कैरी 2 मार्क्स। बाइफर्केशन इस तरह से होता है ना। उसके बाद आपको सपोर्ट में क्या करना है? अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। Now what are the assumption, right? हम कुछ भी काम करते तो भी assumption करके करते हैं, right? So now what is assumption? आपको assume करना है। देखो हमने पहले भी लिखा था, यहाँ पर statement of law में हमने क्या लिखा था? other things remaining constant, other things being constant या remaining constant, आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब क्या? आपने assume किया है कि प्राइस के अलावा हर एक चीज आपकी क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो कौन से अजम्पशन पे हमारे लॉ ऑफ सप्लाई हमने पूरा लिखा है? या यू कैन अज्यूम कि हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, तो ये लाइन अजम्पशन पर बेस्ड है। तो कौन सा अजम्पशन है? कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज अज्यूम दैट द सेलर इज नॉट इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। जैसे आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, तो आपके जो लैंड का जो रेंट है, लेबर का वेजेस है, कैपिटल का जो इंटरेस्ट है, उसकी पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिमेनिंग सेम, कांस्टेंट रखना है। क्यों? अगर वो कांस्टेंट नहीं हो गया और वो उसके अगर प्राइस बढ़ गए, जैसे वेजेस आप ज्यादा पे कर रहे हो
आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में हमने ज्यादा पे करे तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे ही कॉस्ट बढ़ा तो प्राइस विल राइज। तो यू आर सप्लाइंग सेम क्वांटिटी एट द हायर प्राइस। हम लॉ नहीं फॉलो कर रहे। हमारा लॉ क्या बताए, इफ द प्राइस आर राइजिंग यू आर सप्लाइंग मोर। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे प्राइस बढ़ गया तो हमारी सप्लाई कम हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा कॉस्ट बढ़ गया तो हमने प्राइस बढ़ाया। सो इन दैट केस इट इज अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट है कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आपकी जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन की इट शुड रिमेन सेम। व्हाई? इफ यू आर ब्रिंगिंग ऑटोमेटिक मशीन, या आपकी टेक्नोलॉजी चेंज कर दी एंड यू हैव ब्रॉट द मोस्ट मॉडर्न मशीन, हाईली टेक्नोलॉजी वाली मशीन आपने लेके आए, तो क्या होगा, योर प्रोडक्शन विल राइज। तो यू आर गोइंग टू सप्लाई द मोर एट द सेम प्राइस। आपकी सप्लाई क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। प्राइस तो मार्केट में सेम है, बट आप क्यों ज्यादा सप्लाई कर रहे हो भाई? क्योंकि हमने न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए और न्यू टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जो प्रोडक्शन है वो डबल हो गया, तो हम ज्यादा सप्लाई कर रहे, प्राइस सेम ही है। तो अगेन यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ। अगर आप ज्यादा सप्लाई करोगे तो आपकी प्राइस भी ज्यादा होनी चाहिए, बट हम क्या करें, एट द सेम प्राइस व्हाट यू आर सप्लाइंग मोर, हेंस अगेन इट इज अज्यूम दैट द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आपका सेम होना चाहिए, तो ही हम ये लॉ फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज नो चेंज इन वेदर कंडीशन। यू नो दैट द वेदर कंडीशन चेंज, साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, है ना, अर्थक्वेक आ गया, तो क्या होता है, सप्लाई बिकम लेस एंड सप्लाई बिकम लेस एंड प्राइस राइजेस। तो वैसा तो होना चाहिए, क्योंकि अगर सप्लाई कम है तो प्राइस भी कम होनी चाहिए। बट बिकॉज ऑफ द, मेनली ये लॉ अप्लाई होता है एग्रीकल्चर के लिए, राइट। एग्रीकल्चर के जो पैरिशेबल कमोडिटीज है वहां पर क्या होता है कि जैसे आपकी सप्लाई कम हो गई उसकी प्राइस बढ़ गई, तो इट इज अज्यूम कि देयर शुड नॉट बी चेंज इन द वेदर कंडीशन, अदरवाइज क्या होगा, तो सप्लायर विल सप्लाई मोर, right? Your supplier might supply less depending upon the your weather condition is favorable या unfavorable। जैसे आपकी weather condition favorable is like tomatoes, अच्छी favorable condition है, आपको tomatoes 10 रुपीज केजी मिल जाता है, राइट। तो इन दैट केस एट द सेम प्राइस ही इज सप्लाइंग मोर। और अगर आपको ज्यादा सप्लाई करना है तो आपकी प्राइस तो ज्यादा होनी चाहिए। तो इट इज अज्यूम दैट योर वेदर कंडीशन शुड रिमेन कांस्टेंट, देन ओनली यू आर गोइंग टू सप्लाई मोर एट द हायर प्राइस। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, आपकी प्राइस बढ़ गई। when you are increasing the price obviously we will supply less at the same price, राइट। तो आप क्या करोगे, सेम प्राइस पे आप सप्लाई कम कर रहे हो, पर हमारा तो क्या है, अगर हम सप्लाई कम कर रहे हैं तो प्राइस भी कम होनी चाहिए, बट यू आर नॉट डूइंग। हम क्या करें, एट द सेम जो भी प्राइस मार्केट में चले वही प्राइस पे हम क्या करें, वी आर सप्लाइंग लेस एंड अगेन वी आर डूइंग नॉट प्रॉपरली। हमारा क्या होना चाहिए, अगर प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस कम है, सप्लाई इज कांस्टेंट। सो एट द सेम प्राइस हम क्या करें, सप्लाई कम करें। सो इट इज अज्यूम दैट देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, राइट, तो क्या होगा, यू माइट सप्लाई लेस बिकॉज द कॉस्ट इज राइजिंग, बट व्हाट वी हैव टू अज्यूम कि देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चेंज हो गया तो आपकी सप्लाई भी चेंज हो जाएगी एंड योर प्राइस विल चेंज। तो इट इज अज्यूम दैट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शुड आल्सो रिमेन कांस्टेंट। प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट। जैसे कोई व्हीट और राइस है, सपोज मार्केट में व्हीट की डिमांड बढ़ गई, तो व्हाट द फार्मर विल डू, ही विल सप्लाई मोर व्हीट एंड द लेस राइस। तो इन दैट केस इट इज अज्यूम कि आपके जो भी अदर गुड्स, प्राइस ऑफ जो भी अदर सब्स्टिट्यूट्स है और उसके प्राइस भी शुड रिमेन कांस्टेंट। अदरवाइज क्या होगा, एट द सेम प्राइस द सप्लाई विल सप्लाई अदर थिंग्स एंड ही विल नॉट सप्लाई द थिंग व्हिच ही वांट टू सप्लाई। सो द प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, किसकी, सप्लायर की। इफ द सप्लायर एक्सपेक्ट्स कि भी फ्यूचर में उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या होने वाली, इज गोइंग टू राइज। जैसे द सप्लायर इज सप्लाइंग टीवी और पता चला कि भाई वर्ल्ड कप आने वाला है, तो जो टीवी नाउ ही इज सेलिंग इट्स अराउंड 60,000 रुपीज, सेम टीवी इज गोइंग टू सेल इन द फ्यूचर आफ्टर 2 to 3 months से अराउंड 95,000, 35,000 बढ़ गया। तो वो क्या करेगा, ही विल सप्लाई लेस एट द सेम प्राइस। वापिस हम लॉ नहीं फॉलो करें, सप्लाई लेस एट द सेम प्राइस तो होगा ही नहीं, सप्लाई लेस होगा तो प्राइस भी लोअर होगी, बट
Why he is supplying less today? Because he is expecting कि भाई फ्यूचर में सेम टीवी आप 95,000 में बेचने वाले हो, तो आज वो क्या करेगा, वो आज टीवी ज्यादा बेचेगा नहीं, तो ही विल सप्लाई लेस एट द सेम प्राइस. अगेन वी आर नॉट फॉलोइंग द लॉस, इसलिए अजम्पशन करना है कि देयर इज नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बाय द सेलर रिगार्डिंग द चेंज इन प्राइस. फ्रेंड्स, आपको ये सारे assumption 2 to 3 सेंटेंस के explanation के साथ लिखने हैं, right? And when you write this assumption with explanation, then you are going to get it will be calculated out of the 8 marks. यहाँ पर 2 और 2 4 plus 5 and your assumption might carry your 3 marks. So this is how you are going to write the law of supply for your question number 6 in your board exam. फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा, इन दैट आई एम गोइंग टू कवर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑलमोस्ट एवरी ईयर द कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शन में से आ ही जाता है, आइदर एग्री डिसएग्री में आ जाता है या डायरेक्टली द लॉ ऑफ सप्लाई पूछ लेते हैं, राइट? राइट द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, अग्री डिसएग्री में या डायरेक्ट ऐसे 8 मार्क के लिए आंसर, 8 मार्क के लिए आंसर आ जाएगा. तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखने वाले हैं. आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक भी अपने फ्रेंड्स को भेजिए. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज फ्रेंड्स, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फोन नंबर भी लिखा है, तो आप वहां पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या कोई भी क्वेरीज होगा तो यू कैन डायरेक्टली कॉल टू मी ऑल्सो फॉर अ पर्सनल रीजन के लिए. थैंक्स.